नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे साइक्लोन बनने जा रहा है बंगाल की खाड़ी में, कितनी संभावनाएं हैं, क्या स्टेटस है अभी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे और कब तक उस सिस्टम के प्रबल होने के आसार हैं। अनुमान है कि लगभग 28-29 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में ये डीप डिप्रेशन या उससे एक कदम आगे साइक्लोन की इंटेंसिटी में पहुंच सकता है। हालांकि साइक्लोन के ट्रैक को लेकर, उसकी इंटेंसिफिकेशन को लेकर अभी तस्वीरें साफ नहीं हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर हैं उनकी बात करेंगे, उनकी जांच करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सी सरफेस टेम्परेचर। समुद्र की सतह का तापमान एक अहम पैरामीटर है समुद्र में किसी भी तूफान को बनने के लिए। तो समुद्र में ऐसा माना जाता है कि 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच समुद्र की सतह का जो तापमान है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 29 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री इस तरह के टेम्परेचर आपको देखने को मिलेंगे। अभी दक्षिण की तरफ 29 डिग्री है, यानी उस रीजन में जहाँ पर ये सिस्टम पहुँचेगा, दक्षिणी अंडमान सागर और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, यहाँ से वहाँ पर अभी तापमान थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम तापमान को कंसीडर करें तो तापमान इस जोन में, जिस जोन में पहुंचने के बाद उसकी इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं हैं, वहां पर थोड़ा सा एबव नॉर्मल नहीं कहना चाहूँगा, ये कि साइक्लोन बनने के लिए थोड़ा सा कम फेवर कर रहा है तापमान। लेकिन कई बार टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, तो हो सकता है सिस्टम के आने के बाद यहाँ पर सिचुएशन बदले और टेम्परेचर में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिले, तो ये फेवर कर सकता है। MJO, मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन के बारे में जिक्र किया था, जो ऊपर से चलने वाली एक लहर है, वेव है और वायुमंडल में चलती है। उसके आशंका है कि वो आशंका नहीं, अनुमान है, उसका साइकिल, उसका चक्र होता है पूरे ग्लोब के मध्य में से वो घूमता रहता है, वो वेव घूमती रहती है। तो अब 30 दिसंबर और 1 नवंबर के आसपास उसके हिंद महासागर में प्रवेश करने की संभावना है, बंगाल की अरब सागर में यहाँ पर उसके पहुंचने की संभावना भूमध्य रेखा के ऊपर है। तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर दिखेगा, लेकिन काफ़ी दूरी है। बार बार मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो कितना सपोर्ट करेगा इसे अभी कहना मुश्किल है। इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्टिकल विंड शेयर लो होना, यानी पवन कतरनी जिसे कहते हैं, उसका कमज़ोर होना। पवन कतरनी होता क्या है, इसको समझते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए इस इमेज में नीचे की तरफ आप देखेंगे, और वर्टिकल विंड शेयर कहाँ पर काउंट की जाती है, सरफेस से लेकर जहाँ पर सिस्टम उठना शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर के अगले 6 किलोमीटर तक की हाइट पर जो हवा चल रही है, उसकी दिशा में कितना परिवर्तन आ रहा है और उसकी इंटेंसिटी कितनी बदल रही है। तो यहाँ पर जो सतह पर हवा चल रही है वो तकरीबन 20 नॉट प्रति किलोमीटर है और प्रति घंटा है। 20 नॉट प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ पर हवा चल रही है। और जैसे जैसे हम ऊपर, और ये इसकी जो दिशा है आप देखें तो ये दक्षिण पूर्वी है, दक्षिण पूर्वी यानी ये वाली हवा। और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हवा बदलती जा रही है और 6 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 55 नॉट प्रति घंटा पहुंच रही है। तो लगभग 30-35 नॉट प्रति घंटा की स्पीड का वेरिएशन है इस 6 किलोमीटर पर, यानी कि वर्टिकल विंड शेयर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। यानी कि साइक्लोन बनने के लिए कमज़ोर वर्टिकल विंड शेयर चाहिए। मैं फिर और इसको डिटेल में समझाता हूँ। और साथ में इसकी जो डायरेक्शन है वो बदल गई, यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हो गई है। दक्षिण पश्चिमी मतलब इस तरह से, यहाँ पर इधर और ऊपर जाते जाते हवा इधर। तो हवा की दिशा में बदलाव, इस तरह से घूमते घूमते ऊपर जाना, या हवा की स्पीड में बदलाव, यहाँ कम स्पीड, इसके ऊपर ज़्यादा स्पीड, इसके ऊपर और ज़्यादा स्पीड। तो ये जो परिवर्तन है, वेरिएशन है, ये अगर ज़्यादा वेरिएशन होता है तो साइक्लोन के फॉर्मेशन में ये बाधा बनती है। तो तूफान बनने की जो संभावनाएं होती हैं, तूफान जब उठना शुरू होता है तो उसमें ये हवाएं बाधा बनती हैं और ये हवाएं उसको काटती रहती हैं। इसलिए इसको पवन कतरनी कहते हैं हिंदी में, वर्टिकल विंड शेयर इंग्लिश में कहते हैं, और लंबवत पवन कतरनी कहते हैं हिंदी में। तो ये सिचुएशन यहाँ पर होती है। इसको थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वर्टिकल विंड शेयर का लो होना, अगर हम देखें हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ पर अगर हवा की दिशा बदल रही है, यानी कि हवा की स्पीड बढ़ रही है,
अब देखें यहाँ पर हवा की स्पीड कुछ है और ऊपर पहुँचते ही हाइट जैसे हम ऊपर गए यहाँ पर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये गलत है, गलत नहीं है, ये फेवर नहीं करेगा साइक्लोन बनने में। और यहाँ पर डायरेक्शन दोनों चीज़ों की बात मैंने इससे पहले वाले फिगर में किया, इसमें भी मैं डायरेक्शन और स्पीड की ही बात कर रहा हूँ, यानी हवा की दिशा और हवा की गति, इन दोनों की बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे से सरफेस लेवल से पूर्वी हवा चल रही है, लेकिन जब इसका डिग्री बदलती है, ये 90 डिग्री की स्थिति देखें आप, तो ऊपर जाते जाते अपर लेवल पर इसकी हवा बदल गई है बिल्कुल, और 90 डिग्री का अंतर यहाँ पर लगभग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की स्थितियाँ अगर होती हैं तो साइक्लोन बनने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो अभी हम टेम्परेचर थोड़ा सा फेवर कर रहा है, पीछे से हवाएं आ रही हैं प्रशांत महासागर की तरफ से, साउथ चाइना सी, फिलीपींस सागर और साथ ही साथ थाईलैंड की खाड़ी से, गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो इस तरह से जो हवाएं आ रही हैं वो सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन वर्टिकल विंड शीयर में आपने अंतर समझ लिया, और अंतर इस समय है। स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेटस क्या है इससे पहले एक बार और इसको हम समझ लें। ये कैसे होता है, जब हवा नीचे से उठ रही है, जो बादल उठ रहे हैं, अगर इसको ये हवा अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग दिशा की नहीं मिल रही है, एक दिशा की मिल रही है, स्टैटिक है, आप देखें यहाँ पर अलग डायरेक्शन है, स्पीड अलग हो रही है, यहाँ कम स्पीड की हवा है, ऊपर जाते जाते ज़्यादा स्पीड की हवा हो जा रही है, और यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, ऊपर जाते अलग डायरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये साइक्लोन बनने के साइक्लोन फॉर्मेशन की संभावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही डायरेक्शन है और स्पीड में भी अंतर नहीं आ रहा है हवा के, तो ऐसे में तूफान बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है अभी वर्टिकल विंड शीयर की। तो भारत की बात अगर हम करें तो भारत के ऊपर इस समय, भारत या बंगाल की खाड़ी के ऊपर का जो रीजन है, ये रहा बंगाल की खाड़ी का रीजन, और यहाँ पर ये है भारत का मैप, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन की संभावनाएं अच्छी हैं, यानी यहाँ पर वर्टिकल विंड शीयर साइक्लोन को फॉर्म करने में, साइक्लोन के तूफान के बनने के लिए अनुकूल दिख रही है। इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी में, यानी श्रीलंका की सीध से ठीक ऊपर, जब हम बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में पहुंचते हैं या दक्षिणी और मध्य के बीच में होते हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन दिख रही है। लेकिन इसके ऊपर और आते हैं उत्तरी बंगाल की खाड़ी के रीजन में, ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर वर्टिकल विंड शीयर तेज़ है। वर्टिकल विंड शीयर जीरो, जिसका मैंने जिक्र किया, सरफेस से लेकर 6 किलोमीटर की हाइट पर जहाँ जेट स्ट्रीम चलनी शुरू हो जाती है, जहां उस बीच में, उस दरमियान में, उस गैप में हवाओं की स्पीड में अंतर और हवाओं की दिशा में अंतर होने से वर्टिकल विंड शेयर का हाई होना होता है। तो यहाँ पर हाई वर्टिकल विंड शेयर दिख रहा है, तो यहाँ पर चांसेस नहीं रहेंगे। अगर ये सिस्टम तूफान इस साइड में बना, यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आसपास ही बना, उसके पश्चिम या उत्तर में बना, तो यहाँ पर साइक्लोन बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ तक सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ तो आगे जाने के बाद इसके स्ट्रांग होने के चांसेस कम रहेंगे, तूफान बनने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और अब एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी हवा की, जब हम इस सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना देख रहे हैं। उस दौरान देखिए, पहले लग रहा था कि 27-28 नवंबर में ही तूफान बन सकता है, लेकिन अभी अलग अलग मॉडल देखें तो ECMWF या GFS दोनों मॉडल थोड़ा सा इसमें वेरिएशन दिखा रहे हैं। ECMWF थोड़ा सा डायरेक्शन दिखा रहा है पश्चिम की तरफ, और GFS दिखा रहा है पिछले तूफानों की दिशा ही दिखा रहा है, जहां पर हामून और मिथिली गए थे। हामून अक्टूबर में बना था, मिथिली नवंबर में बना था, और ये दोनों तूफान गए थे बांग्लादेश की तरफ। तो इन दोनों तूफानों की दिशा में ही इसके जाने की संभावना GFS दिखा रहा है आने वाले समय में। अगर ये बनता है तब, अगर ये तूफान बनता है तो, नहीं बनता है तो जाहिर है कि डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा। अगर डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन तक की इंटेंसिटी में ही ये सिस्टम रहता है तो भी ये भारत के पूर्वी तटों को प्रभावित करेगा, और समुद्र की सतह का तापमान और वर्टिकल विंड शेयर दोनों बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो मैं अभी बहुत स्ट्रांगली नहीं कहूँगा कि तूफान बनने जा रहा है, लेकिन रूल आउट भी नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी दूसरी जो कंडीशंस हैं वो बहुत फेवरेबल हैं। और एक वीडियो में मैंने और आपसे एक बात कही थी कि मौसम को समझने के लिए, मौसम के बारे में बात करने के लिए जितने पैरामीटर हम आप सभी जानते हैं और मौसम वैज्ञानिक जिन पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाते हैं या नहीं करते, क्योंकि आम लोगों की समझ में नहीं आने वाला, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए है। लेकिन इसके बावजूद कई सारे ऐसे पैरामीटर, कई सारे ऐसे मापदंड हो सकते हैं, क्योंकि नेचर की जो पूरी संरचना है वो बहुत विशाल है, और बहुत सारी चीज़ें
हमारी पैनी नज़र से, हमारी वैज्ञानिक और सूक्ष्म नज़रों से भी अभी बहुत दूर हो सकती हैं। इसी वजह से कई बार हमारी गणनाएं फेल हो जाती हैं और चीज़ें वो होती हैं जो उम्मीद से बिल्कुल अलग होती हैं। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि ये सिस्टम साइक्लोन बने न बने, लेकिन कुछ ऐसा बादल ज़रूर लेकर आए कि जिन भागों में भारत के बारिश नहीं हुई है, जहां पर बारिश का इंतज़ार आप कर रहे हैं, वो इंतज़ार पूरा हो और बारिश हो तो खेती का काम आसान हो, किसान भाइयों के लिए सुविधाएं बढ़े। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही, और 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का जो बुलेटिन है वो आप न्यूज़ मीडिया मंच पर देख सकते हैं, मैं उस पर डाल रहा हूं। इस वीडियो में अभी इतना ही। जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर आपके कमेंट्स को मैं लेता हूं और पढ़ता हूं। समय जब नहीं मिल पाता तो नहीं पढ़ पाता, हर बार नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन प्रायः मैं कोशिश करता हूं आपके कमेंट्स पढूं। और आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मौसम को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें तो मुझे आपसे पता चलती हैं, आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में मुझे आपसे जानकारी मिलती है। लगातार मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और अगर चैनल को सब्सक्राइब आप में से किसी मित्र ने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।